गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 13 मून। ओके, यानी इस चैप्टर में हम चांद से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अभी तक आपने कहानियों में चांद के बारे में पढ़ा है। सो बेसिकली जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व होता है, लाइक डे और जो नाइट अकरेंस होते हैं, सीजन के चेंज होते हैं, वो अर्थ के रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, जो कि आप क्लास 6 में आप पढ़ेंगे। ओके, पर लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, सन जो है सेंटर में है, ये हमारा अर्थ है जो कि इस ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व करता है। ओके, और अपनी खुद के एक्सिस पे रोटेट भी करता है। ओके, अपनी खुद के एक्सिस पे रोटेट भी करता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको ये अर्थ का एक मॉडल है जिसको कि हम ग्लोब बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली हमारा अर्थ कुछ ऐसा है स्पेस में, जो कि अपनी खुद के एक्सिस पे ना, ये इसी एक्सिस खुद के एक्सिस पे से ये रोटेट होता है। ओके, कुछ इस तरीके से रोटेट होता है। और यहाँ सपोज कि सन है जिसकी रोशनी हम बढ़ती हुई ऐसे रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सूरज की रोशनी मिल रही होती है। ओके, इसी वजह से दिन और रात होता है। लाइक सपोज करो अभी ये सामने वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो जो पीछे वाला हिस्सा वहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं। एज रिजल्ट वहां पर रात होती है और यहाँ पे दिन होता है। ओके, सेम ऐसा है जब वापस रोटेट होते रहते, तो इसलिए दिन और रात जो है उसका हमारा समय जो है वो बढ़ता रहता है। लाइक अभी सुबह की जो रोशनी पड़ती है हमें, तो हमें अर्थ पर जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए आपको महसूस होता है कि सुबह की धूप जो होती है वो ज्यादा कड़क नहीं होती। पर लेकिन वो जो हमारा सरफेस है वो अर्थ मतलब ऐसी पोजीशन पे आ जाता है, अर्थ का पोजीशन जहां पर उसको एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, तो उसको पूरी रोशनी मिलती है, तो जो हमारा होता है दोपहर का टाइम होता है। फिर ये दूर जाने लगता है तो नीचे रोटेट होने लगता है, और सूरज की रोशनी में जब कम पड़ने लगती है शाम हो जाती है, और जब इसमें पूरी तरीके से सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाती है तब रात होती है। ओके, सो ये बेसिकली ये जो हो रहा है ये अर्थ के रोटेशन, ये जो फिनोमेना जो मैं भी कर रहा हूँ, जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ओके, नाउ रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन यानी अर्थ जो इसकी ऑर्बिट पे सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक वैसे ही मून का भी यही काम है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। अब आप बोलेंगे अर्थ के अराउंड चक्कर कैसा लगा रहा है? क्योंकि अर्थ की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। हमने क्लास 4 में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ये जाना था कि कोई भी चीज अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचता है। सपोज करो आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी है, तो एक समय तक ऊपर जाएगी, पर लेकिन उसके बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, वो हवा में नहीं रुक पाती है या तैर पाती है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो मून है इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और खुद के एक्सिस पे भी वो रोटेट करता है। ओके, सो मून को जैसे लाइक अर्थ को जो है वो 365 डेज यानी जो एक साल का टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है सूरज के पूरे चक्कर काटने में। इस मून को अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में 27.5 डेज लगते हैं। ओके, अब हम जो इस चैप्टर में जो मेन चीज होगी उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, हमने बहुत बार रात में हमने देखा होगा, कभी कभी तो मून जो है हमें आधा दिखता है, कभी थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, और कभी हमें दिखता ही नहीं है। ओके, तो ये जो इनके जो शेप होते हैं, अगर आप हर रात का अगर आप देखोगे तो कभी इंक्रीज होते हैं, और जैसे ही पूरा फुल मून हमें दिखता है उसके बाद से जो उनकी साइज है मून की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है ना। कोई भी चीज जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो, यानी अर्थ के अराउंड चक्कर काटे, उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। तो और जो मून जो है वो हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक हेवनली बॉडी है, मतलब जो कि पहले से बनी हुई बॉडी है। ओके, अब मून अर्थ से मून की दूरी कितनी है? द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू मून। द मून डज नॉट एमिट्स इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जैसे कि अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन से अपनी लाइट लेता है, सेम ऐसी मून के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सन से लाइट लेता।
नाउ द सन ऑलवेज इल्यूमिनेट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मून सरफेस, और हमेशा की तरह सन की जो लाइट है, जैसे अर्थ पर आधा हिस्सा इस एक टाइम पे लाइट ले पाता है, सेम वैसा ही मून भी एक समय पर आधे हिस्से पर ही इसकी लाइट जाती है। The revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if it is changing the shape in the sky. अब हमें जो डिफरेंट टाइप के जो शेप्स दिखते हैं, ओके, कभी हमें दिखता है आधा, कभी आधे से कम, कभी बिल्कुल भी नहीं दिखता, फिर हमें थोड़ा सा दिखता है, फिर आधा, फिर आधे से ज्यादा दिखता है, फिर पूरा हमें जो चांद दिखता है, वो रीजन यही है कि वो रिवोल्यूशन करने की वजह से। लाइक अगर यहाँ पर होगा तो हमें जैसे इस पोजिशन पे तो हमें पूरा ना दिखते हुए आधे से तो थोड़ा ज्यादा हिस्सा दिखेगा, जब वो यहाँ पर होगा तो हमें पूरा हिस्सा दिखेगा। ओके, तो ऐसे जो रिवॉल्यूशन होते हैं, इसकी वजह से ही हमें मून के अलग अलग शेप्स दिखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन पर जाता है मून कि हमें उस समय केवल मून का आधा हिस्सा ही लाइट अप हुआ दिखता है, इसलिए हमें आसमान में हमें मून का आधा हिस्सा ही दिखता है। ओके, ऑन डिफरेंट डेज डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट्स आर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो हमें डिफरेंट डेज पे हमें डिफरेंट हमें उनके शेप्स देखने को मिलते हैं, कभी हाफ का भी आधा। ओके, सो इनके बारे में जानते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, जैसे लाइक पहले दिन से आखिरी दिन तक जो मून के जो अलग अलग शेप्स हमें दिखते हैं, इनको हम फेजेस ऑफ मून के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जिसमें टर्म आता है वो हम पढ़ेंगे न्यू मून डे, यानी कि पहला दिन। हम मतलब एज पर द काउंटिंग हम जो न्यू मून हम रहता है उसको हम डे 1 मानते हैं। ओके, अब न्यू मून जो फर्स्ट डे का रहता है उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखता है, मून का कोई सा हिस्सा नहीं दिखता है, पूरा ऐसे डार्क दिखता है। हालांकि वो प्रेजेंट तो रहता है स्पेस में, पर लेकिन स्पेस में उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। एज ए रिजल्ट वो न्यू मून डे कहा जाता है उसको, इसको कि हम हिंदी में अमावस्या की जो रात होती है उसको हम न्यू मून डे इंग्लिश में कहते हैं। ओके, अब होता क्या है कि इस समय वो टाइम रहता है जब जो मून का जो जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वो वाला हिस्सा अर्थ को दिखता है। एज ए रिजल्ट उस दिन हमें मून का कुछ भी पोर्शन नहीं दिखता। इस फेज ऑफ मून को हम बोलते हैं न्यू मून डे। ओके, न्यू मून डे यानी कि नया चांद। फिर आता है क्रेसेंट मून, जो कि 4th डे होता है मून का। ओके, क्रेसेंट मून में जो है हम उसको 4th डे मानते हैं। ओके, हमें सिर्फ इतना पोर्शन ही हमें दिखता है। ओके, और ये सब मून के रिवॉल्यूशन करने की वजह से, अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। नाउ ये कम से कम ये वाला हिस्सा जो है इस टाइप का जो मून है हमें 4th डे दिखता है। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज क्वार्टर ऑफ द मून इल्यूमिनेट सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो केवल इतना एक हिस्सा ही जो सन की जो रोशनी जो मून पर पड़ रही है, इतने हिस्से पर ही हमें अर्थ से ये वाला हिस्सा हमें दिख पा रहा है इस वजह से। ओके, मतलब इस वाले हिस्से में सन की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमें केवल क्वार्टर या फिर क्वार्टर पोर्शन हमें मून का दिख पा रहा है। ओके, अब इस फेज ऑफ मून का, इस वाले मून को हम क्रेसेंट मून कहते हैं। ओके, फिर आता है हाफ मून। ओके, जब हमें चांद आधा दिखने लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ये वाला। ओके, हाफ मून डे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें लगभग 7वें दिन दिखता है, अमावस्या की 7वीं रात वाले दिन दिखता है। इसमें हमें 7th डे मून साइकिल होता है, इसमें आधा मून हमें अर्थ से दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। ओके, फिर आता है गीवियस मून। ओके, गीवियस मून बेसिकली डे 10 का रहता है। इस फेज में आधे से ज्यादा जो पोर्शन है मून का, है ना, आधे से ज्यादा पोर्शन जो है मून का वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 75% ऑफ द मून हमें डे 10 तक दिखने लग जाता है। ओके, और इस मून को हम गीवियस मून कहते हैं। और लास्टली हमें जो पूरा जो मून दिखता है वो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इमेज थोड़ी ब्लर है इसमें,
इस टाइप का मून दिखता है, और इसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, जो कि 14th डे होता है। ओके, इस दौरान हमें अर्थ से पूरा हिस्सा मून का दिखता है, जिसमें कि सन की रोशनी पूरी पड़ती है। अब ये पूरा फेज होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 28 डेज लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। पूरा फेज जो है 28 डेज तक चलता रहता है। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ से जब पूरा मून दिखना स्टार्ट होता है, वापस इसकी साइकिल घटना स्टार्ट हो जाती है। फिर अब जो क्या होता है, अगले दिन से ऐसा कुछ हिस्सा दिखना कम हो जाता है, फिर कुछ हिस्सा दिखना कम हो जाता है, फिर हमें कुछ ऐसा दिन आता है जब हमें केवल आधा हिस्सा दिखना स्टार्ट होता है, और ऐसे धीरे 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 करते हुए वापिस से ये न्यू मून डे की साइकिल में कंप्लीट करता है। सो एक कंप्लीट साइकिल करने में इसको 28 डेज लगते हैं। 14 डेज में हमें फुल मून दिखता है। 14 डेज के बाद वापस से मून की जो साइज जो हमें दिखना स्टार्ट होती है वो कम दिखना स्टार्ट होती है, और वापस से 28 डेज 20 जो 9th डे रहता है उस दिन वापस से न्यू मून डे स्टार्ट हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। ओके, when the moon appears to get bigger during a moon cycle, it is called a waxing moon. This phase occurs when the moon changes from a new moon to a full moon. Okay, the cycle also takes 14 days to complete. जब मून हमें पूरी तरीके से दिख जाता है, या फिर जब हमें पूरा फुल मून दिखता है, तो उसको हम वैक्सिंग मून के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब ये जो फेज अगर होता है, ये न्यू मून से फुल मून के दौरान आता है। जो न्यू मून रहता है, जो पूरा कुछ नहीं दिखता, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फुल मून होता है। तो ये वाला फेज जो हम वैक्सिंग जो फेज होता है, वैक्सिंग मून का जो फेज होता है, ये कब स्टार्ट होता है, जब न्यू मून से हम फुल मून की तरफ जाए, और ये साइकिल को 14 डेज लगते हैं। व्हेन द मून अपीयर्स टू गेट स्मॉलर, है ना, अब इस फेज के बाद अब मून वापस से स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वैनिंग मून, क्योंकि यहाँ पर अब मून की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। ये कब स्टार्ट होती है, वैनिंग मून वाली फेज कब स्टार्ट होती है, फुल मून से न्यू मून तक, यानी फुल मून से वापस से घटते 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 वापस से न्यू मून बनेगा। ये साइकिल को 14 डेज लगती है कंप्लीट होने में। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि मून का जो सरफेस है वो कैसा है। ओके, आपने जब कभी फुल मून आपने कभी ध्यान से देखा हो, तो उसमें आपने कुछ स्पॉट्स देखते हो, या कुछ काले काले कुछ डार्क टाइप दिखते हैं, स्पॉट्स दिखते हैं। बेसिकली वो सरफेस जो है वहां पर जो ये सरफेस है बहुत ज्यादा अनइवन है, मतलब एक समांतर जमीन, जैसे हमारी समांतर जमीन है वैसी समांतर जमीन नहीं है। और वो जो आपको डार्क स्पॉट्स देखते हैं वो इस वजह से, कुछ इस टाइप के स्पॉट्स है। ये जो सैटेलाइट इमेज है उनकी, जिसमें स्पॉट्स दिखाए गए हैं, वहाँ जो सरफेस है बहुत ज्यादा रफ है ना, सरफेस मून की बहुत ज्यादा रफ है और अनइवन है, और वहां पे जो धूल है वो ग्रे कलर की है, बहुत ज्यादा डार्क ग्रे कलर की, जिसकी वजह से हमें जो उसमें आपको ब्लैक कलर के कुछ धब्बे टाइप दिखते हैं, वहां की जो धूल है वो बहुत ज्यादा डार्क ग्रे कलर की, उसकी वजह से वो हमें दिखते हैं। ओके, वहां पर देयर आर हाई माउंटेन वैलीज, वास्ट प्लेन्स एंड बिग क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब मून की जो सरफेस है, जब वहां पर एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उन्होंने स्टडी करी, तो उन्होंने ये फाइंड किया कि वहां पे पहाड़ हैं, वैलीज हैं यानी घाटियां हैं, कुछ जगह समतल भी है, प्लेन भी है, और बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। जो ये क्रेटर्स हैं। जब एक एस्ट्रॉइड्स जो एस्ट्रॉइड्स हमने क्लास 4th में पढ़े थे, जो रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो जब किसी सरफेस पे जाके गिरते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान या गड्ढा कर देते हैं। तो उसको हम जो किसी एस्ट्रॉइड से किसी सरफेस पे नुकसान होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में गड्ढा हो जाता है, तो ऐसे कुछ क्रेटर्स फॉर्म कर देते हैं। सो ये ऐसे क्रेटर्स वहां पे पाए जाते हैं मून में। अब जो क्रेटर्स हैं वो किस वजह से बने हुए, बाय द कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स ऑन द मून सरफेस। एस्ट्रॉइड्स का मतलब आप समझ गए कि एस्ट्रॉइड्स हम क्लास 4th में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि स्मॉल, जो कोई हजारों लाखों साल पहले कोई प्लेनेट हुए होंगे, उसके टुकड़े हुए होंगे, तो उन टुकड़े रहते हैं बेसिकली रॉक्स के। कॉमेट्स जो होते हैं वो आइस और रॉक्स का दोनों के मिश्रण से बने हुए होते हैं, और मेटेरॉइड ऐसे होते हैं जो कि अर्थ सरफेस एक टाइप का, वो भी एक रॉक होता है जो कि अर्थ सरफेस में क्रैश, अर्थ सरफेस में की एनवायरनमेंट में एंटर होने की कोशिश करता है, पर लेकिन वहां से जल जाता है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है। तो हो सकता है कि वो जो जला हुआ जो मेटेरॉइड्स है वो मून पे जाके गिर जाए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। इस वजह से मून में ये सारे हमें क्रेटर्स फॉर्म होते हैं। अब मून में ना पानी है ना वहां पर हवा है। अब वहां पे सिंस हवा नहीं है तो वहां पे साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाती, मतलब अगर वहां पे कुछ जोर से चिल्लाओगे तो आपको आवाज भी नहीं आएगी।
ओके, इसके साथ साथ मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जैसा अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है वैसे मून का एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर की सबसे खास बात ये होती है कि वो तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इस वजह से जब मून में जब दिन होता है यानी डेज होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट होती है, बट वहाँ की जो नाइट्स होती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से मून पर किसी भी तरह के लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टाइड्स होते हैं, जो समुद्र में जो लहरें, जो टाइड्स होती हैं, लहरें जो कभी हाई टाइड होती है कभी लो टाइड होती है, जो लहरें बनती हैं वो किस वजह से बनती है, क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।